हाँ, टॉर्क इक्वेशन निकाली थी हमने, लिखा था टॉर्क टॉ इज इक्वल टू आई एल्फा। फाइन। और इसमें ध्यान रखने वाली क्या खास बात है, सेम एक्सिस के अबाउट टॉर्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए, ठीक है ना। टॉ एंड आई शुड बी अबाउट सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है जी। प्रिफरेबली कौन सी होती है, फर्स्ट चॉइस क्या है, अबाउट फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, कोई भी अगर फिक्स पॉइंट है तो उसके अबाउट। नंबर 2 अबाउट सेंटर ऑफ मास, और ये दोनों बेस से भी कुछ ना मिले तो फिर किसी भी एक्सिस के अबाउट लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सबसे सेम आएगा, कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी। सही है। तो टॉ इज इक्वल टू आई एल्फा ऐसा लिख रहे हैं। कोई ओ पॉइंट है तो ओ एक्सिस के अबाउट, तो ये भी ओ एक्सिस के अबाउट ही है। समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क्स अगर इज इक्वल टू 0 हो जाए तो बॉडी, rigid body will be in rotational equilibrium, ठीक है जी। तो थोड़े सवाल करेंगे पहले इस वाली चीज़ के ऊपर बेस करके, फिर उस पर चलेंगे आगे। फाइन। देखिए ये बहुत बेसिक सा सवाल है। ऐसा एक रॉड है जिसका वहाँ से मान लीजिए 2m और इसकी लेंथ है 2l। यहाँ पे लगा है एक एज, नाइफ एज, जिसके ऊपर ये टिकी हुई है, दूसरा यहाँ पे लगा है ऐसे। ये जो डिस्टेंस है कितनी दूर लगा है, दैट इज l/4 ऐसा है। तो इन दोनों एज पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ऐसा निकालना है मुझको। ये है 2 सपोज, ये है 1, तो फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एट नाइफ एज 1 and 2। तो क्या लगता है अपने को, क्या ये रेस्ट पे रहेगी ऐसे? अरे ठीक है, अगर ये रेस्ट पे रहेगी तो इसका मतलब सारे फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए और सारे टॉर्क भी बैलेंस होने चाहिए। करेक्ट। एफबीडी बना के देखिए इसका कि ऐसा है, तो इसके ठीक सेंटर पे लग रहा होगा 2mg, यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा n1 और यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा n2, ठीक है। ये कितनी दूर है इस बात का फोर्स पे तो कोई फर्क पड़ता है नहीं, ठीक बात। तो फोर्स का समेशन इज इक्वल टू 0 है, तो क्या ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, चलेगा तो नहीं कहीं भी, रेस्ट पे रहेगा ऐसे करके। तो क्या ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स शुड बी इक्वल टू नीचे की तरफ लगने वाले फोर्स। इक्वेशन नंबर 1, 2 अननोन है, 2 इक्वेशन चाहिए, तो एक और चाहिएगी। n1 n2 दोनों निकालने हैं ना, एक इक्वेशन तो नहीं निकाल पाऊंगा, आगे चलता हूँ फिर। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, क्या सारे टॉर्क का समेशन इज इक्वल टू 0 होगा तभी ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। अब टॉर्क लिखना मुझको, जैसे ही टॉर्क लिखना होता है तो पता होना चाहिए कि किस पॉइंट के अबाउट लिखूं। सही है, किस पॉइंट के अबाउट लिखूं बताओ। मैं कुछ कुछ मार्क कर लेता हूँ, पॉइंट नंबर 1 है, ये 2 है, ये सेंटर ऑफ मास है, ऐसा मार्क कर लेता हूँ। किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना चाहिए, इसके अबाउट लिखो तो कोई दिक्कत, क्या ये रेस्ट पे है, हम तो वही पॉइंट ढूंढते हैं जो रेस्ट पे हो। क्या ये भी रेस्ट पे है, हाँ ये भी रेस्ट पे है, क्या सब रेस्ट पे है, किसी के अबाउट लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। सबसे लिख के देखते हैं। तो अबाउट 1, अगर मैं 1 के अबाउट लिखूंगा तो बताइए कौन कौन से टॉर्क आएंगे। इसके अबाउट लिखूंगा, n1 का टॉर्क कितना आएगा, 0। इसका टॉर्क आएगा कितना, 2mg परपेंडिकुलर डिस्टेंस l, तो कितना हो गया 2mgl। किधर की तरफ आएगा ये टॉर्क, लेफ्ट हैंड है वो, अंदर की तरफ आएगा। भाई अगर मैं इस पे भरोसा करूँ बस कि ये फोर्स नहीं है, ये किधर घुमाना चाहेगा, इसके अबाउट इसे ऐसे ऐसे, ठीक है, अंदर की तरफ आ गया। नेट टॉर्क 0 होने के लिए क्या अंदर का टॉर्क शुड बी इक्वल टू बाहर वाला टॉर्क होना चाहिए, ये किधर घुमाना चाहेगा ऐसे, ठीक है। तो ये वाला टॉर्क शुड बी इक्वल टू ये वाला टॉर्क होना चाहिए, तब बच जाएगा। अब यहाँ से बताइए क्या टॉर्क लिखोगे, n2 इंटू क्या, ये वाली लेंथ कितनी दे रखी है मुझे, l/4, ये कितनी बची तो सारी 2l माइनस l/4, कितना हो गया 7l/4 ऐसी बची। इस वाले पॉइंट के अबाउट लिख रहा हूँ तो क्या लिखूंगा, n2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 7l/4, ठीक है। क्या डायरेक्ट n2 आएगा इससे, सही बात,
ओके, अबाउट सेकेंड पॉइंट, इस वाले पॉइंट के अबाउट टॉक लिखना है सपोज, ठीक है। किस किस का टॉक आएगा? N2 का टॉक आएगा, पॉइंट नंबर 2 के अबाउट, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका टॉक आएगा, इसका टॉक आएगा। N1 का टॉक किधर की तरफ आएगा? इस वाले पॉइंट पे बैठ के देख रहा हूँ, ऐसे घूमता है, नजर आएगा यहाँ से, ठीक। ये कैसे घुमाएगा? ऐसे। और अगर दोनों का बैलेंस हो गया तो कहीं नहीं घूमेगा, तो दोनों का बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि हम तो कह रहे हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। N1 का टॉक बताइए कितना हो गया? N1 इंटू 7L/4 है क्या? ये वाली डिस्टेंस चलेगी? अरे यहाँ से बैठ के देख रहा हूँ तो N1 और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही होगी 7L/4 इज इक्वल टू किसके होना चाहिए? 2mg इंटू ये डिस्टेंस, सही। ये पूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक? ये गई L/4, कितनी बची? तो 3L/4। क्या इससे डायरेक्ट N1 आएगा? सही है क्या? ओके। लेकिन अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट काम करता, सेंटर ऑफ मास यहां से देख रहा होता मैं, तो ये किधर घुमा रहा होता? ऐसे। ये कैसे घुमाता? ऐसे। दोनों का टॉक बैलेंस होना चाहिए। तो N1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली कितनी हो गई? L इज इक्वल टू N2 इंटू ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3L/4, तो 3L/4। देखिए क्या इससे एक बार में आ जाएगा आंसर? नहीं आएगा। इससे तो N1 और N2 में रिलेशन मिला, तो एक ये इक्वेशन हो गई, एक ये लिख रखी, दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व कर लूंगा N1 N2 के लिए, ठीक है। लेकिन क्या ये तुरंत रिजल्ट दे रही हैं दोनों? इसको इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, तुरंत रिजल्ट दे रही हैं दोनों। तो ये मेरे ऊपर है कि मैं किस वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखूं जिससे मेरी प्रॉब्लम आसान हो जाए। उसमें मेरे पास प्रायोरिटी ऑर्डर है कि मैं या तो किसी फिक्स एक्सिस रोटेशन के अबाउट लिखूंगा या सेंटर मास के अबाउट लिखूंगा। ये दोनों नहीं दिख रहे हैं मुझे, तब मैं किसी तीसरे पॉइंट के अबाउट कोशिश करूंगा। ठीक है भाई लोग? ट्रेवल सवाल दिखा। ठीक है। थीटा निकालना है भाई, इसमें ऐसा दिया है। ये सब कुछ इक्विलिब्रियम में है, कहीं ऐसा तो बोला नहीं कि चलेगा कुछ करेगा। इक्विलिब्रियम में, अगर इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स नेट टॉर्क 0 होने चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा करके लिख दीजिए, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0। कौन कौन से फोर्स लगेंगे इसके ऊपर? एक रॉड है, इसका मास मान लीजिए कुछ m है, एक रॉड है भी सेम आइडेंटिकल है, तो इसका मास भी m मान लेता हूँ। तो नेट फोर्स नीचे की तरफ कितना लगेगा? 2mg लगेगा, और ऊपर की तरफ टेंशन लगेगी। तो एक तो इक्वेशन हो गई ये ट्रांसलेशन की इक्वेशन, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन कितनी हो गई? टेंशन इज इक्वल टू 2mg, इक्वेशन हो गई। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? ट्रांसलेशन। यहाँ भी हमने क्या लिखा? ट्रांसलेशन, फिर लिखा रोटेशन, ठीक है। तो फिर लिखेंगे रोटेशन इक्विलिब्रियम की इक्वेशन, ऐसा लिखना चाहेंगे। तो बताइए क्या क्या लिखें? ये वाला एंगल 90 डिग्री दे रखा है अपने को, ठीक है। तो इस पर थोड़ा थोड़ा मार्क करना पड़ेगा, तो मैं mg कहाँ पे लग रहे होंगे। अगर सिर्फ इस रॉड के लिए बात करें, mg कहाँ लग रहा होगा? नीचे की तरफ, ठीक है, यहाँ पे ठीक मिड पॉइंट पे mg, यहाँ के भी ठीक मिड पॉइंट पे mg, ऐसे लग रहा होगा नीचे की तरफ। ये वाला एंड ठीक इसके सीध में होगा नहीं होगा मैं नहीं कह सकता, ऐसा है क्या। ये एंगल थीटा है, ये हो गई इस वाले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन। अगर मुझे इस वाले फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना है, अबाउट ए,
टॉर्क लिखना है मुझे, ठीक है। ए से लिखने से क्या फायदा हो जाएगा मुझे, टेंशन का टॉर्क जीरो हो जाएगा। टेंशन का टॉर्क जीरो हो गया, कम से कम एक चीज तो हटी, है क्या नहीं। तो टेंशन का टॉर्क हो गया जीरो, तो उससे कम से कम एक टॉर्क तो कम हुआ, बाकी एमजी का ले लूंगा जो भी रहेगा, ठीक है। बताइए क्या रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। कौन कौन से टॉर्क हैं जो जीरो हो सकते हैं, यहाँ पे टेंशन लग रही है तो उसका टॉर्क तो वैसे ही जीरो हो गया जब तुम एक अबाउट ले रहे हो, तो एक mg ये वाला और एक mg ये वाला, इन दोनों का नेट टॉर्क मिला के जीरो होना चाहिए, ये तो बात हुई, ठीक है। बताइए इसका टॉर्क कितना लिखोगे, लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो क्या ये चाहिए कि मुझको, सही है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे लिखते हैं। चार तरीके हैं ना लिखने के, या एमजी के कंपोनेंट करो, ऐसे करके लिख पाओगे, चलेगा। तो क्या बताओगे, mg ये कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, l/2, ये वाला एंगल थीटा, तो तुमको ये लेंथ चाहिए वाली, ये चाहिए ना भाई, ये और ये सेम ही तो है दोनों, ये कितनी हो गई l/2 साइन थीटा, तो कितना टॉर्क आ गया इसका, mg l/2 साइन थीटा, किधर की तरफ है, अबाउट ए लिख रहा हूँ, ऐसे बाहर की तरफ, आउटवर्ड है ऐसा। तो जो नीचे वाला mg है उसका टॉर्क अंदर की तरफ होना चाहिए, सही है, तभी बैलेंस हो पाएगा, ठीक बात है। तो अगर ये भी इस लाइन के या इस पॉइंट के अगर इधर हुआ तो इसका टॉर्क भी किधर आएगा, बाहर की तरफ आएगा, इसका मतलब फिगर सही नहीं है, ये फिगर ठीक नहीं है, ठीक है ना। ये किधर आना चाहिए था, ये कहीं इधर आना चाहिए था, ये उधर कब आ पाएगा कि जब ये तो हो लटकाने वाला पॉइंट के ए पॉइंट यहाँ से लटक रहा है ऐसे करके, रॉड थोड़ी ऐसे रहे यहाँ पे और एक हिस्सा इसका इधर निकल जाए, तब एक mg तो यहाँ पे आ रहा होगा और एक mg कहीं यहाँ आ रहा होगा, और इसका टॉर्क इसके टॉर्क को बैलेंस करेगा, तब पॉसिबल है कि कुछ थीटा आएगा। उस केस में जो एंगल बन रहा होगा थीटा, ये पूछा गया मुझको। तो इसमें जो फिगर बना रखी है वो मतलब ऐसा तो नहीं कि ठीक नहीं है, वो तो हमको जज करना है कि कैसे होनी चाहिए। तो हम क्या लिखें भाई, इसका टॉर्क और इसका टॉर्क मिला के जीरो होना चाहिए, ऐसा लिख दूँ, वही तो भाई, इसका टॉर्क इसके टॉर्क के बराबर होना चाहिए रिवर्स डायरेक्शन, वो भी एक बात है, या कह दो कि टोटल टॉर्क इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसका टॉर्क कैसे लिखोगे, बोलो, अगर मैं ठीक इसके नीचे दिखाता रहा इसको, फिर तो मैं सही जगह पर नहीं पहुंच पाऊंगा। यहाँ से देखो, ये इधर है, ये वाला एंगल थीटा है, ये 90 है, ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये भी हो गया थीटा, ये पूरी की पूरी कितनी है l/2। अगर यहाँ से कोई लाइन खींचूँ इस तरह से पैरेलल टू दिस, अच्छा इसकी लाइन ऑफ एक्शन कौन हो गई, ये वाली, तो ये डिस्टेंस चाहिए कि परपेंडिकुलर, इसका मतलब कौन सी चाहिए, ये वाली चाहिए, ठीक है। कैसे निकालोगे, बताइए, ये पूरी कितनी है इधर की l/2, ये कितनी है l/2, ठीक है। ये कितनी है पूरी l, क्या ये निकाल पाओगे इस वाले ट्रायंगल में, ये पूरी कितनी यहाँ से यहाँ तक l, ये कितनी हो जाएगी दिस अपॉन, मान लो कुछ है, मान लीजिए x है सपोज, तो क्या x अपॉन l इज इक्वल टू tan थीटा है इस वाले ट्रायंगल में, समझ रहे होगे। तो x इज इक्वल टू क्या है l tan थीटा, तो ये वाली कितनी हो गई l tan थीटा, ये कितनी है यहाँ तक l/2, तो ये वाली चाहिए x डैश, तो x डैश कितनी हो गई l/2 माइनस l tan थीटा, डन हो गई। ये वाला एंगल कितना था 90 माइनस थीटा, तो इसके सामने का क्या हुआ थीटा, मुझको x का क्या चाहिए, ये वाला चाहिए, ये, तो x डैश cos थीटा, ठीक है जी। तो x डैश cos थीटा है ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये खुद कितना है mg, तो एक तो टॉर्क ये आ गया था इसका, दूसरे वाले का टॉर्क यानी कि इसका टॉर्क कितना है mg x डैश
कॉस थीटा 2 कैसे, एक्स डैश कॉस थीटा, ठीक है। ये वाला टॉर्क किधर की तरफ है, अंदर की तरफ, सही, एक अंदर की तरफ है एक बाहर की तरफ है, तभी तो नेट मिला के 0 आएगा। तो दोनों को इक्वल रख दूं, क्या बचाना चाहिए बताइए, एम जी तो कैंसिल हो जाएगा दोनों में से, तो L/2 साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा। एक्स डैश की वैल्यू ये वाली रख दो, L/2 माइनस L tan थीटा और साथ में कॉस थीटा इज इक्वल टू L/2 साइन थीटा। L सब में से कट सकता है, कॉस को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा tan, तो tan थीटा बाई 2, L साफ कर रहा हूँ सब में से, 1/2 माइनस tan थीटा, सही, tan थीटा 3 tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2, तो tan थीटा इज इक्वल टू ऐसा, ठीक है जी। टॉर्क कैसे लिखते हैं, बस इतना पता होना चाहिए कि जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होती है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होनी चाहिए एक्सिस ऑफ रोटेशन की, बस ये चीज पे बेस करके क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे चलें। देखिए ये वाली चीज़ बहुत बार पूछी गई है मेंस में, ऐसे दो दीवारें हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर और यहाँ पे रखी है एक लेडर या प्लैंक रखा है कोई ऐसा, ठीक है जी। ये वाली जगह रफ है, μ1 है इस पे, तो मुझको पूछा है इसका मास दे रखा है, लेंथ दे रखी है, तो मुझे फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, वो सारी चीज़ें पूछी हैं इसके अंदर, ठीक है जी। या म्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ऐसा कुछ करके पूछा जाए, तो कुछ भी पूछा जाए हम कलेक्टिवली एक प्रॉब्लम करेंगे इसमें, तो मुझे इसमें सारी चीज़ें निकालनी है, सारे नॉर्मल रिएक्शन निकालने हैं और फ्रिक्शन निकालना है मुझे कितना होना चाहिए। ये जो लेडर लगी है, जो प्लैंक लगा है वो रेस्ट में है, प्लैंक इज एट रेस्ट, और ये वाली जो दीवार है ये स्मूथ है, ऐसा है, ठीक है भाई। इस तरह की सिचुएशन है, तो ये रेस्ट पे है, रेस्ट पे इसका मतलब ये अगर ये फिसलनी शुरू हो जाए तो कैसे फिसलेगी, ऐसे है, सपोज ये यहाँ पे हूँ तो ऐसे फिसलेगी, तो क्या थोड़ी थोड़ी रोटेट भी कर रही है, रोटेशन भी तो चल रहा है इसमें ऐसे करके, और इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो नीचे भी जा रहा है, तो ट्रांसलेशन भी चल रहा है, तो ना तो ये ट्रांसलेट कर रही ना ये रोटेट कर रही है, तो इसका मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, तो फिर नेट फोर्स जीरो होने चाहिए, नेट टॉर्क जीरो होने चाहिए किसी पॉइंट के अबाउट, करेक्ट। तो ये सिचुएशन बनानी है भाई तुमको, तो उसमें तुम्हें नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो रखने हैं, करो। FBD बनाना है बस, यहाँ पे क्या लगा दूँ, mg, और नॉर्मल कहाँ पे लगाऊँ, अरे यहाँ से ऐसे सरफेस के नॉर्मल ऐसे लग गया, ए पॉइंट है मान लीजिए NA, यहाँ से कैसे लगा NB ऐसे लग गया, और क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, किधर की तरफ, लेफ्ट राइट, लेफ्ट, इधर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि ये वाला एंड खिसक के उधर जाना चाहता है, अगर ये उधर जाएगा तो इसकी टेंडेंसी किधर जाने की है, नीचे जाने की, तो अगर इस पर फ्रिक्शन होता तो किधर लगता, ऊपर किधर लगता, बट नहीं है तो इट्स ओके। अब देखिए क्या ये ऐसे बैलेंस हो सकता है, इधर के फोर्स बैलेंस करने चाहिए आपस में और इधर के बैलेंस करने चाहिए आपस में, तो फिर नेट फोर्स विल बी इक्वल टू जीरो, ऐसा हो जाएगा। तो इधर के फोर्स कौन है भाई, NA और फ्रिक्शन, तो क्या NA बराबर होना चाहिए फ्रिक्शन फोर्स के, और ये वाले फोर्स यानी कि mg और nb बराबर होने चाहिए, तो nb बराबर होना चाहिए mg के, तो nb तो आ रहा है डायरेक्टली कितना है, nb तो mg के बराबर है, ठीक है। na और फ्रिक्शन चाहिए कि कितना होगा, सही, ये वाला जो फ्रिक्शन होना चाहिए क्या स्लिप नहीं कर रहा है, तो ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए F मैक्स से, अपने मैक्सिमम लिमिट के अंदर होना चाहिए, और मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है, म्यू NB के बराबर हो सकता है, और NB किसके बराबर है, mg के बराबर है, तो ये म्यू mg से छोटा होना चाहिए, सही है। ये इक्वेशन को एक बार फिर अलग करके लिख लो कि Na
एफ के बराबर होना चाहिए फ्रिक्शन के, और वो लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए म्यू एम जी से, ऐसा कुछ होना चाहिए, सही है। म्यू एम जी से छोटा होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि ये एफ बराबर हो म्यू एम जी के, तो एन ए तब बराबर हो जाए म्यू एम जी के, मैक्स टू मैक्स ये हो सकता है, ठीक है। ये हुआ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस। तो सबसे पहले कौन सी इक्वेशन लिखी जाती है? ट्रांसलेशन की। फिर लिखी जाती हैं रोटेशन की इक्वेशन, ठीक है जी। रोटेशन की इक्वेशन लिखनी है, बताइए कहाँ से लिखना अपने लिए फायदेमंद रहेगा? सारे पॉइंट रेस्ट में है भाई। हम तो ये कह रहे हैं ना कि प्लैंक रेस्ट पे रहना चाहिए, तो किस पॉइंट से लिखा जाए कि अपने को फायदा रहे? क्यों नीचे वाले में क्या है ऐसा? ज्यादा फोर्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो कम से कम 2 फोर्स का टॉर्क तो मरेगा, बाकी 2 की बात कर लेंगे कितना है, सही है। तो बी पॉइंट के अबाउट लिख रहा हूँ, लिख तो कहीं से भी लो, सबसे आंसर सेम आएगा, बट आसान कर रहा हूँ कि किससे पड़ेगा। तो अबाउट बी पॉइंट चेक करूंगा, तो एन ए का टॉर्क किधर आएगा? ऐसे इधर की तरफ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कौन कही जाएगी? ये वाली डिस्टेंस कही जाएगी। ये पूरा है एल, ये 37 है, ये कितना होगा? एल साइन 37 होगा क्या? इसको ही हम यहाँ लिखना चाह रहे हैं क्या? बताइए। एन ए का टॉर्क लिखने के लिए कौन सी लगेगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस? ये वाली। कितना हो गया? एल साइन 37। इसका टॉर्क बैलेंस हो जाना चाहिए किसी और टॉर्क से, तभी तो रेस्ट पे रहेगा ये। कौन है वो बैलेंस करने वाला टॉर्क? कौन बैलेंस कर सकता है? एम जी। तो एम जी, ठीक है। और एम जी की लाइन ऑफ एक्शन कहाँ है? ये। हम किस पॉइंट के अबाउट लिख रहे हैं? बी पॉइंट के अबाउट। ये वाला पॉइंट, बी क्यों लिखा मैंने यहाँ? इस वाले पॉइंट के अबाउट लिख रहा हूँ, बी पॉइंट को। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन कही जाएगी? ये वाली। कितनी होगी ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है? L/2। उसका कॉस कॉम्पोनेंट है ये, तो कितना हो गया? L/2 cos 37। बोलो ऐसा कितना आ जाएगा? देखो एन ए, ये कितना होता है? 3/5 इज इक्वल टू एम जी 1/2 4/5, ठीक है। 5 भी काटा, 2 2/3, तो एन ए इज इक्वल टू 2/3 ऑफ एम जी, सही है। सही ऐसा एम जी के अबाउट लिखते, मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखते, तो एन ए का भी टॉर्क आता, एन बी का भी आता, एफ का भी आता, पूरी बड़ी सी इक्वेशन बनती है। अगर इस वाले पॉइंट के अबाउट लिखते तो 1 2 3 टॉर्क आते। इसके अबाउट लिखना हो तो 2 में काम चल रहा है सेम चीज़ का, ठीक है। तो ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें किस पॉइंट के अबाउट लिखना है, और उस पॉइंट की कंडीशन क्या है कि वो रेस्ट पे हो या फिर सेंटर ऑफ मास से लिखूंगा, सही है। तो एन ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 2/3 एम जी, इधर चिपका दो। एन ए कैसा है? लेस देन और इक्वल टू म्यू एम जी, ऐसा कहा गया है मुझको। और एन ए की वैल्यू कितनी है दोस्त? 2/3 एम जी लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी। एम जी कैंसिल, म्यू कैसा होना चाहिए? 2/3 से बड़ा होना चाहिए, तब रुक पाएगा ये। तो मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट शुड बी 2/3, तो ये प्लैंक रुक सकता है यहाँ पे। तो नॉर्मली इस वाले केस के लिए हमेशा पूछा जाता है कि म्यू बता दो कितना चाहिए मिनिमम, ठीक है। पेज 180 देखिए अपने मॉड्यूल में, पेज 180। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 33 0 देख लिया? बस देखना है बस, हाँ कर पाओगे? सेम है, सही है। म्यू की वैल्यू पूछिए कि ये सब कुछ इक्विलिब्रियम में रहे तो, ठीक है। तुमको करना है 31, इस तरह का हमने अभी अभी किया, ये वाला 40
40 40, ये भी इसी तरह का है। एक ये क्या कहते हैं इसको, फलक्रम कहते हैं, क्या कहते हैं, कि दो साइड वेट लटके हुए हैं, एक साइड 16 किलोग्राम लटका है, दूसरी साइड कितना वेट लटकाया जाए कि रॉड हॉरिजॉन्टल रहे। दोस्त सवाल देख 40, ठीक है भाई। तो दोनों साइड का टॉर्क बराबर होना चाहिए, बस ऐसा कर दो, ठीक है। अरे सही है। क्वेश्चन नंबर 29, ये देखिए कुछ कुछ फोर्स लगे हुए हैं और कहा है कि ये सिस्टम जो इक्विलिब्रियम में है, तो क्या होना चाहिए, टॉर्क बैलेंस करना चाहिए। कोई कहे कि इतना टॉर्क होना चाहिए तो भाई उतना टॉर्क कर दो नेट निकाल के, समझ गए हो क्या। क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 40 तक ये सारे टॉर्क बेस्ड हैं, ये हमें ट्राई करने हैं। 19 से लेके 40 तक 21 क्वेश्चन हो गए, ये कल तक अपने को ट्राई करने हैं 20 सवाल, ठीक है। बिल्कुल आसान है, आधे मिनट से कर चुके हैं। 35 देखेंगे इसमें हम जरा। देखिए, यूनिफॉर्म रॉड जिसका मास है 20 किलोग्राम, लेंथ है 1.6 मीटर, पाइवोटेड एट इट्स वन एंड स्विंग फ्रीली इन द वर्टिकल प्लेन, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द जस्ट रॉड जस्ट आफ्टर इट इज रिलीज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल पोजीशन शोन द फिगर। देखिए ऐसा है, ये ओ पॉइंट है, ऐसे करके एक हॉरिजॉन्टल रॉड रखी गई है जो 20 किलोग्राम की है, जो 1.6 मीटर की लेंथ की है, ऐसा दिया मुझे, और यहाँ से रिलीज कर दी गई है, इस वाली सिचुएशन से रिलीज्ड। सही है, बाद में कर लेना। यहाँ से रिलीज कर दी गई, तो मुझको पूछा है कि फाइंड अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर रिलीज, ऐसा पूछा मुझको। अल्फा आने का मतलब क्या है, टॉर्क होना चाहिए, है ना। ये थोड़ी कह रहा है कि रेस्ट पे रहनी चाहिए, अगर रेस्ट पे रहे तो टॉर्क जीरो करता, लेकिन अब ये घूमेगी चलेगी जैसे छोड़ूंगा, तो इसका मतलब नेट टॉर्क होना चाहिए। तो नेट टॉर्क इज इक्वल टू किसके बराबर, आई अल्फा के बराबर लिख दूंगा, ठीक है। किस पॉइंट के अबाउट लिखना चाहोगे, ओ पॉइंट के अबाउट, तो ओ पॉइंट के अबाउट लिखूंगा, ओ के अबाउट लिखूंगा दोस्त। किसका टॉर्क आएगा बताइए, बस एम जी का ही बचा। लेंथ कितनी है ये, तो एम जी इंटू एल बाई 2 इज इक्वल टू आई कितना लिखोगे, एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू एल्फा। देखो एम काटा, एक एल साफ हो गया, कितना बचा 3g बाई 2l इज इक्वल टू एल्फा। तो 3 10 2 1.6 इज एल्फा, ऐसा टाइप का कुछ हो गया आंसर, ठीक है भाई। कितना आ रहा है, 5 या 15, 15, सॉरी नहीं 15 जी थोड़ी आएगा, जी कहाँ आएगा अब, 15, हाँ तो 3g बाई 16, नहीं सॉरी, अच्छा ठीक है, 15g बाई 16 इज अल्फा। इतने इनिशियल एक्सेलरेशन से चलना शुरू करेगी, बोलो समझे क्या, ठीक है जी। अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो भाई नेट टॉर्क नेट फोर्स जीरो कर दिया, वो चल रहा था इक्विलिब्रियम, अब चल रहे हैं मोशन पे। अरे अब चल रहा है मोशन चल रहा है, तो जैसे F इजिकल टू एम में लिखते हैं लीनियर में, कोई चीज़ चल रही है एक्सेलरेट हो रही है तो इसका मतलब फोर्स होना चाहिए, तभी एक्सेलरेट हो पाएगी। तो अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करोगे, F इजिकल टू एम में करोगे, या तो वेलोसिटी है दे रखी हो तो उसका एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा। दो ही तरीके हैं एक्सेलरेशन निकालने के, या तो फोर्स से निकालो या वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करके निकालो। सिमिलरली अल्फा निकालने के भी दो तरीके होंगे, कौन कौन सा, या तो टॉर्क से निकालो, और या फिर अगर ओमेगा दे रखा तो उसको एक बार डिफरेंशिएट करो। ओमेगा दे रखा है मुझको, यहाँ नहीं दे रखा, तो मैं क्या करूंगा, टॉर्क से निकालूंगा। ये तो है जस्ट आफ्टर रिलीज, ठीक है। एक स्टेप आगे चलते हैं इससे, ये एक सैम्पल प्रॉब्लम है, मतलब ये छोटे छोटे पोर्शन में जगह जगह पूछी जाती है, हम कंप्लीट एक बार खत्म करेंगे इसको, ठीक है जी। फाइंड अल्फा व्हेन रॉड मेक्स एन एंगल थीटा फ्रॉम वर्टिकल आफ्टर रिलीज, ठीक है। रॉड को इस वाली सिचुएशन से छोड़ दिया, कुछ देर बाद तो ऐसी हो जाती होगी, ऐसे हो गई, तो जब ये
वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाने लगती है उस टाइम पे इसका अल्फा कितना होगा? ये वाला अल्फा कब है? इस सिचुएशन में जो अल्फा है कि जब छोड़ी है जस्ट अभी, लेकिन जब यहां पहुंच जाएगी तब भी क्या सेम रहेगा? चेक करना है मुझको, ऐसा बताइए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है? सही। डन। जब भी वर्टिकल हो जाएगी, या चलो किसी भी सिचुएशन में ओमेगा निकालना। अल्फा निकल गया, कितना है? 3g/2। एल भी तो आएगा, एक एल भी तो बचा होगा। 3/2 साइन थीटा ऊपर आएगा नीचे आएगा? ऊपर। ठीक से देखो, ये तुमने ऊपर नहीं लिख रखा है यहाँ पे? सर ये नीचे जाएगा ना फिर? अल्फा तो उधर लिखा हुआ है ना तुमने, mgl/2 इज इक्वल टू आई अल्फा है ना। देखो एक स्टेप खाने से क्या क्या हो गया, ठीक करो। ये वाली कोई सिचुएशन है, उस टाइम पे एम जी कहाँ होगा? इस जगह पे होगा। ये हो गई लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई L/2 साइन थीटा। टॉर्क कितना हुआ mg और L/2 साइन थीटा, यही नेट टॉर्क है। जो भी कुछ फोर्स और लग रहे होंगे यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन कुछ भी लग रहा होगा, उसका तो टॉर्क जीरो है। सही बच गया इसलिए मैं, क्योंकि मुझे फोर्स पता भी नहीं कितने लग रहे हैं। जो कील जहाँ पे टंगी हुई है वहाँ पे कितने फोर्स लगे मुझको पता भी नहीं है कितने, लेकिन मुझे टॉर्क भी तो नहीं लिखना पड़ रहा फिर, इसलिए मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। ठीक है, mg L/2 साइन थीटा। डन हो गया। क्या करूँगा मैं इसका नेट टॉर्क को क्या लिख देते हैं आई अल्फा। क्या हो गया आई अल्फा। आई किसके अबाउट लेना होता है, उसी पॉइंट के अबाउट जिस पॉइंट के अबाउट आपने टॉर्क लिया है। कितना लिखूंगा mL/3 साइन स्क्वायर थीटा नहीं। एक्सेस समझो कौन सी है, एक्सेस ये वाली एक्सेस है बाहर ऐसे निकलती हुई, और रॉड जा रही है ऐसे घूमते हुए, तो एक्सेस से तो परपेंडिकुलर ही है रॉड हमेशा। ये एक्सेस है ना ऐसे, तो उससे तो हमेशा परपेंडिकुलर ही है रॉड। तो mL/3 अल्फा इज इक्वल टू mg L/2 साइन थीटा। अल्फा कितना निकाला था तुमने 3g/2l और साइन थीटा। ठीक है, देखो ऐसा ही लगभग यहाँ निकाला था, यही तो निकाला था सेम, लेकिन ये थीटा पे डिपेंडेंट है, थीटा के साथ बदल रहा है। फाइन, एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि जब रॉड हॉरिजॉन्टल होती है उस टाइम पे अल्फा कितना होता है 3g/2l मैक्सिमम होता है उस टाइम पे। यहाँ 90 रख दो। 90 कब था ये, जब ये रॉड ऐसे थी हॉरिजॉन्टल, तो उस टाइम पे कितना था 3g/2l। और जब यहाँ पहुँच जाएगी ऐसे वर्टिकल, तो उस टाइम पे अल्फा कितना हो जाएगा एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा तब एंगल। अरे तब एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो रॉड कैसी हो जाएगी वर्टिकल, वर्टिकल हो जाएगी, तो अल्फा कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब भैया अल्फा कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। सही है, बस शुरू के पॉइंट पे 3g/2l था मैक्सिमम, वहां से फिर घटता ही जा रहा है साइन के फंक्शन से। सही, कौन जाएगा पहले कितना था, इतना था, नीचे तक आते आते कितना हो गया 0। अब यहाँ पे क्या रहा आगे, हाँ तो चली जाएगी, मैं तो इतना देख रहा हूँ आगे का, ये वाला और ये वाला काम तो सेम ही होगा फिर आगे, तो उधर बढ़ रहा होगा, तो यहाँ पे 0 से लेकर 3g/2l तक बढ़ रहा होगा। सही है, तो 0 से लेकर के 3g/2l तक यहाँ बढ़ रहा होगा, फिर वापस कम हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, यही चल रहा होगा ऐसे करके, और ऑसिलेशन चल रहा होगा। ठीक है, ओमेगा निकालना है मुझे इससे, बताइए किससे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, करके बताइए ओमेगा कैसे वेरी कर रहा होगा, बोलो। अगर अल्फा वेरी कर रहा है एंगल के साथ, तो ओमेगा भी वेरिएबल होगा। जब भी एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, कौन से फॉर्मूले काम आते हैं, a इज इक्वल टू dv/dt या v/dv/ds, ये वाले फॉर्मूले काम आते हैं। लेकिन लीनियर में नहीं कर रहा हूँ, एंगुलर में कर रहा हूँ, ए की जगह अल्फा, तो ये क्या d⍵/dt या ω/d⍵, कौन सा फॉर्मूला काम आएगा यहाँ पे बताइए। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या लिख दिया, ω/d⍵/d⍵ इज इक्वल टू 3g/2l और साथ में साइन थीटा। सही है, ओके। ये भी थीटा में, थीटा वेरी कर रहा है तो ओमेगा वेरी कर रहा है, तो क्या मैं इसको इंटीग्रेशन ठीक से लिख लूँ जरा, 2l वेरिएबल सेपरेट कर लिए, थीटा डी थीटा ऐसे लिख दूँ। इंटीग्रेट करूँ इसको अगर, तो ओमेगा और थीटा के रिलेशन आ जाएंगे क्या, ठीक बात है। तो लिमिट डाली अब इंटीग्रेशन में, शुरू में एंगल कितना था 90 डिग्री, बाद में कितना हो जाएगा जब वर्टिकल हो जाएगी तो 0, पर मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मैं तो किसी एंगल थीटा पे देखना चाहता हूँ कि क्या हो रहा होगा। 0 तो कभी भी रख दूंगा ऐसा। उस टाइम पे शुरू में जब ये 90 एंगल था, उस टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी, चली है वहां से तो रॉड जस्ट स्टार्ट हुई है बस, तो स्टार्ट पे वेलोसिटी कितनी होती है, जब थीटा एंगल हो गया तो एंगुलर वेलोसिटी कुछ बढ़ गई होगी तो ओमेगा हो गई होगी। सही, इसको करो इंटीग्रेट, तो ऐसा आ जाएगा इज इक्वल टू, ये तो है बेचारा कांस्टेंट, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा, लिमिट रखोगे 90 से थीटा, 3g/2l, इधर कौन है ω²/2, ये कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, स्क्वायर है वो, लिमिट डालो माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस 90, ऐसा। ये कितना आ रहा है भाई 3g/2l
2L और साथ में कौन बैठा है, कॉस थीटा विद ए नेगेटिव साइन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई 2। सही, माइनस कैसा आ रहा है, एक माइनस लगा लो यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, किस बात का, कि जैसे जैसे थीटा कम हो रहा है वैसे वैसे ओमेगा बढ़ रहा है, तो उनमें एक इनवर्स रिलेशन है ना, कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू कम हो रही है वैसे वैसे ओमेगा की वैल्यू बढ़ रही है। ये बताने के लिए यहाँ पे एक माइनस साइन लगा है, तो एक माइनस रहेगा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो ये हो गया प्लस। सही बात। तो 2 से 2 काटा तो क्या हो गया दोस्त, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 3g बाई एल कॉस थीटा। दिस इज हाउ ओमेगा इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओमेगा थीटा के साथ कैसे बदल रहा है, ठीक है। देखिए, अपने याद रखने के लिए या अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या ये सोचने के लिए कोई नया सवाल आए तो किस दिशा में सोचना चाहिए, उसके लिए अपने अपने कुछ फॉर्मूले बनाओ। जैसे कहीं पे भी अल्फा निकालना है अगर, तो कैसे निकलेगा, या तो टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा से निकलेगा, ठीक है, या फिर ओमेगा निकाल के रखो और उसको डिफरेंशिएट करो, ओमेगा निकाल के उसका डी ओमेगा बाई डी थीटा करो या फिर डी ओमेगा बाई डी टी करो, कुछ ऐसा करो तो निकलेगा। बस दो ही रास्ते हैं अल्फा निकालने के, ठीक है। कोई सवाल आ जाए ऐसा तो दो चीज़ के बारे में सोचना है, क्या टॉर्क से जनरेट हो रहा है तो ओमेगा जनरेट, ओमेगा कहाँ कहाँ से निकल सकता है, ओमेगा निकालना है कहाँ से निकलेगा, अल्फा से निकल सकता है। कि अल्फा को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं टी के रिस्पेक्ट में या थीटा के रिस्पेक्ट में तो निकलेगा, समझ गए। तो ओमेगा से, ओमेगा किससे आएगा, अल्फा से आएगा, या फिर किससे आएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आएगा, ठीक है ना। ओमेगा यानी कि वेलोसिटी आई है किसी चीज़ में, तो वेलोसिटी का मतलब तो काइनेटिक एनर्जी होता है। अगर वेलोसिटी आई है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी आई है, काइनेटिक एनर्जी आई है तो पोटेंशियल कम हुई होगी। तो ये रॉड ऐसे थी शुरू में, यहाँ पे थी, यहाँ से सिचुएशन में पहुँच गई, कौन सी एनर्जी कम हुई, कितनी कम हो गई, सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ था यहाँ पहुँच गया, कितनी पोटेंशियल कम हो गई, ये कितनी है L/2, उसका ये कौन सा कंपोनेंट है, तो कितनी पोटेंशियल कम हो गई L/2 cos थीटा। दोस्त यहाँ देख ले, तो लॉस इन पोटेंशियल कितना है, mg L/2 cos थीटा, ये है लॉस इन पोटेंशियल। तो गेन किस में होगा, गेन इन काइनेटिक कितना होगा, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई किसके अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट घूम रही है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए लॉस गेन। तो हाफ ऑफ इसको कितना लिख दूं, एम एल स्क्वायर बाई 3 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी L/2 कॉस थीटा, एम काटो एक एल भी काटो 2 भी काटो, तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया 3g बाई एल कॉस थीटा। लो भाई, ये तुमने जो यहाँ से निकाला था, ठीक है। तो ओमेगा कहाँ कहाँ से निकल सकता है, अल्फा से निकल सकता है ओमेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकल सकता है ओमेगा, तीसरा केस कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, पढ़ा नहीं है अभी तक हमने, उससे निकल सकता है ओमेगा। 3 जगह हो सकती है जहाँ से ओमेगा निकल जाए। ये है किसी भी प्रॉब्लम को सोचने का तरीका कि मुझे पूछा क्या है और कौन कौन सा रास्ता है वहाँ तक पहुँचने का, ठीक है। 3 तरीके हैं बस ओमेगा निकालने के, सही है। ठीक है भाई लोग, तुमको जैसे जैसे सवाल करते हो इस चैप्टर में ऐसे अपने फंडे बनाओ छोटे, कि ये चीज़ के लिए बार बार मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना, इस चीज़ के लिए क्या निकालना चाह रहा हूँ, ऐसा फंडे बनाओ अपने, ठीक जगह पहुँचोगे जल्दी सवाल कर पाओगे। तो अल्फा के लिए 2 रास्ते हैं, ओमेगा तक पहुँचने के 3 रास्ते हैं, ऐसा, ठीक है। तीसरे वाला यहाँ पे चलेगा नहीं, कंजर्वेशन है नहीं यहाँ पे। कंजर्वेशन कब लगता है, मोमेंटम कंजर्वेशन कब लगता है, फोर्स जीरो हो। इस तरह कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कब लगता होगा, जब टॉर्क जीरो, टॉर्क जीरो तो है ही नहीं है, तो लगेगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से रूल आउट करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है भाई, समझ गए हो।
ऐसा चलेगा। तो हमने ये प्रॉब्लम थोड़ी सी बड़ा पोर्शन करके एनालाइज करी है। हमको तो 35 जो है वो छोटी सी पूछी गई थी बस, ये तुम्हारा तो काम यहाँ पे खत्म हो गया था। बट हमने फिर थीटा एंगल पे क्या हो रहा होगा, अल्फा कैसे बदल रहा होगा, अल्फा के बदलने से ओमेगा कैसे बदल रहा होगा, ओमेगा और कैसे निकाल सकता हूँ, ठीक है, ये सब चीज़ें हमने जनरेट करी हैं अपनी। ठीक है भाई, यहाँ पे लग रहा है एक mg, लेंथ L/2 टाइप की रही होंगी, ये है ऐसा, सही है। तो नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट समझ में आया, दो कंपोनेंट क्यों कर रहा हूँ, अगर एक लेता तो फिर थीटा एंगल भी लिखना पड़ता, तब भी दो ही होते, तो इसलिए मैंने nx और ny ही ले लिए दोनों, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे ये हिंज है, तो इनको कह रहे हैं हम हिंज रिएक्शन है, जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं nx और ny, सही। चलिए क्या कर सकते हैं, तो कुछ भी कोई भी सवाल कर रहा हूँ जब भी रोटेशन का, सबसे पहले देखूंगा ट्रांसलेशन हो रहा है क्या। अगर ट्रांसलेशन हो रहा है तो भाई ट्रांसलेशन की इक्वेशन लिख दो। ट्रांसलेशन की इक्वेशन क्या होती है, F = ma। दूसरे नंबर पे देखो रोटेशन हो रहा है क्या, रोटेशन की इक्वेशन लिख दो, टॉ = I अल्फा, ठीक है। अब भी अगर जरूरत पड़े तो फिर कुछ लिखूंगा आगे, फिर कुछ जरूरत पड़े तो फिर कुछ लिखूंगा आगे, ठीक है ना। तो सीक्वेंस पता होनी चाहिए पहले, तो कैसे लिखना है मुझको, सबसे पहले क्या लिखना है, तो ट्रांसलेशन की इक्वेशन। अब मैंने ट्रांसलेशन देखा, सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशन देखा, दो डायरेक्शन में हो रहा है। सेंटर ऑफ मास पहले यहां पे था, यहां से ऐसे करके गया, तो x में भी गया है, y में भी गया है, तो दोनों एक्सेलरेशन उसके पास होने चाहिए, ठीक है। कौन कौन से एक्सेलरेशन हो सकते हैं, कोई एक चीज अगर ऐसे रोटेट करके जा रही है तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन हो सकता है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो सकता है। सेंट्रिपिटल किधर होता है, सेंटर की तरफ होता है, ऐसे करके होता है सेंट्रिपिटल, तो क्या कहते हैं उसको, AC। टेंजेंशियल किधर होता है, टेंजेंशियल किधर होता है, लेंथ के परपेंडिकुलर, है ना, ये वाला ऐसे ना, ये लेंथ है ऐसे, तो इस वाले पार्टिकल का एक्सेलरेशन किधर होगा, ऐसे, वेलोसिटी ऐसे होगी ना, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है टेंजेंशियल, और सेंटर की तरफ होता है सेंट्रिपिटल। तो इधर की तरफ एक एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल, सही। ये एंगल देखो, थोड़ी थोड़ी लाइनें खींच दो ऐसी, ये थीटा है, तो कौन थीटा है रे, ये थीटा है, ये 90 - थीटा है, तो ये वाला थीटा है क्या, ये 90 - थीटा, तो ये वाला थीटा, सही कर लिया सब, ओके बढ़िया। अब इक्वेशन लिखनी है ट्रांसलेशन की, ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना है। ट्रांसलेशन मोशन की इक्वेशन लिखनी है, इक्विलिब्रियम थोड़ी, अब तो क्या है, ट्रांसलेशन मोशन की इक्वेशन है। कौन सी एक्सिस में लिख रहा हूँ, सपोज पहले अलोंग एक्स एक्सिस लिख रहा हूँ, एक्स एक्सिस में कौन कौन सा फोर्स है, एक ही फोर्स है ना, हॉरिजॉन्टल में कौन सा फोर्स है, बस एक ही है, कौन है वो, NX। तो NX शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, सही बात। एक्स एक्सिस में कौन सा एक्सेलरेशन है, ये AC है इधर की तरफ, उसका इधर की तरफ एक कंपोनेंट आएगा क्या, और AT का इधर की तरफ एक कंपोनेंट आएगा क्या, क्या वो दोनों मिलके बनेंगे ये वाला एक्सेलरेशन, कर ही देते हैं, चलेगा। M बताइए, AT का कौन सा कंपोनेंट, कॉस, और AC का कौन सा कंपोनेंट, साइन थीटा, ऐसा हो ना, बोले समझे क्या, अरे ठीक है, ये हो गई एक इक्वेशन, ठीक है। अलोंग y एक्सिस, ट्रांसलेशन मोशन की इक्वेशन लिख रहा हूँ अलोंग y एक्सिस, y में बताइए कौन कौन से फोर्स हैं, एक mg है एक ny है, दोनों में कौन सा ज्यादा रहा होगा, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है, तो mg माइनस ny इज इक्वल टू ma y, y एक्सिस में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, ठीक है, कितना रहा होगा, MAT साइन थीटा माइनस AC कॉस थीटा,
ये वाला जो कंपोनेंट है इसका, ये जो कंपोनेंट है ये ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि mg ज़्यादा है ना, तो नीचे की तरफ ज़्यादा होना चाहिए इसका, ये वाला कंपोनेंट से ये कम होना चाहिए, तो इसलिए दिस माइनस दिस लिखा है, ऐसा आ गया। nx ny तो आ ही रहे हैं, साथ में at और ac आ गई। at ac क्या है? ac क्या होता है बताइए? v स्क्वायर अपॉन r टाइप का होता है क्या? सही है, या फिर r ओमेगा स्क्वायर होता है। ओमेगा में रखना ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि ओमेगा ओमेगा हमने निकाल रखे हैं। तो ए सी को क्या लिखूं? आर कौन है? L/2। किस रेडियस के सर्कल में सेंटर ऑफ मास घूम रहा है? L/2। L/2 ओमेगा स्क्वायर, तो L/2 ओमेगा स्क्वायर कौन है? 3g/L cos थीटा। 3g/L cos थीटा बाई 2 cos थीटा इज AC। ये हो गया AC जो यहाँ रखा जाना है। सही। AT देखिए ऐसी कौन है? AT कौन होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल कौन होता है दोस्त? R अल्फा। अरे याद है कुछ ऐसा? R अल्फा। R कितना है यहाँ पे? L/2। अल्फा कितना है? 3g/2L साइन थीटा। 3g/2L और साथ में साइन थीटा, तो AT कितना हो गया? 3g/4 साइन थीटा। सही है क्या? ये जो चीज़ें आई हैं जैसे कि AC की वैल्यू आई है थीटा एंगल पे, AT की वैल्यू आई है थीटा एंगल पे, यहाँ रखनी है उठा के, यहाँ पे NX और NY के लिए करना है सॉल्व। जैसे कि NX कुछ आता दिखाई दे रहा है, NX में क्योंकि और कुछ नहीं है, सीधे इक्वेशन में वैल्यू डाल के कुछ कैलकुलेशन करनी है। देखना NX इज इक्वल टू M। AT की जगह क्या रख दूँ? 3g/4 क्या? साइन थीटा, साथ में कौन? कॉस थीटा, प्लस AC की जगह कौन रख दूँ? 3g/2 कॉस थीटा, साथ में साइन थीटा। सही। 3g/4 3g/2 कितना होता है? अरे बोलो। 6 3 9 9g/4, तो 9g/4 साथ में कौन? साइन थीटा कॉस थीटा, ये है NX। ऐसे वेरी कर रहा है भाई ये, तो ठीक है, समझ रहे हो? थोड़ा साइन थीटा कॉस थीटा को इकट्ठा करके एक में लिखना चाहते हो तो लिख पाओगे ऐसा। बोलो। वैल्यू चेक करके देखो, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए तब रॉड कैसी हो जाएगी? प्योरली वर्टिकल। ठीक है, उस टाइम पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है? 0। कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही नहीं है तो टेंजेंशियल फोर्स क्यों होगा? टेंजेंशियल फोर्स कौन है दोनों में? NX। इसका मतलब NX 0 होना चाहिए उस टाइम पे, चेक कर लो। थीटा को 0 रख दो, साइन 0 0, तो NX 0। जब शुरू में रॉड चलना शुरू करती है, यहाँ से चलना शुरू करती है, उस टाइम पे हॉरिजॉन्टल में कोई भी फोर्स है क्या? सारा फोर्स कहाँ है? बस mg है उस टाइम पे सारा फोर्स। एक्सेलरेशन कहाँ है सारा का सारा? बस ऐसे करके है सारा एक्सेलरेशन। सही है, ऐसे तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है क्योंकि ओमेगा ही 0 है। इधर का जो एक्सेलरेशन है ऐसे, वो कौन जनरेट करता है? ओमेगा, तो वही 0 है। तो अल्फा है बस नीचे की तरफ। अगर अल्फा बस वर्टिकल में एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी कहाँ होना चाहिए? वर्टिकल में होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं होना चाहिए। तो रख के देख लो, जब थीटा 90 था तो कॉस 90 0, तो NX शुरू में भी 0 है, बाद में भी 0 है, जब वर्टिकल हो जाए तब भी 0 है। तो किस तरह से वेरी कर रहा है ऐसा पता लग रहा है मुझको इससे। तो इसमें कोई मुझे पूछे कि भाई 45 डिग्री पे NX कितना होगा, बता पाऊंगा? तो 45 रख दो थीटा की जगह पे। बोले, समझ पा रहे हो? ऐसे ही ये सारी वैल्यू चिपकाऊं और NY निकालूं, AT और AC की वैल्यू रखूं, NY निकालूं ऐसा। ठीक है जी, ये है फाइनल एक्सट्रीम कि अगर कुछ ऐसा पूछा जाए कि नॉर्मल रिएक्शन बता कितनी है। ठीक है, एडवांस के शायद किसी एक सवाल में पूछा गया है, अदरवाइज नहीं पूछा गया कभी भी। NX और NY की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? तो रॉड से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल होगा कैसे करना होता है भाई? रॉड में अल्फा निकालना, रॉड में ओमेगा निकालना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना, या फिर नॉर्मल रिएक्शंस के लिए टॉर्क की इक्वेशन और ट्रांसलेशन मोशन की इक्वेशंस लिखना। ठीक है, ये एक्सट्रीम काम है पूरा जो हमने किया इसमें। ठीक है, कहीं पे कुछ डाउट है किसी को तो बताइए।
सेंटर के कैसे, सेंटर के अलोंग? वो तो सिर्फ टेंजेंशियल, सॉरी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हुआ वो तो बस। तो उसमें जो फोर्स आएगी वो भी तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी ना बस, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे तो टेंजेंशियल फोर्स भी है क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो दोनों लेने पड़ेंगे। अगर सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स होता तो फिर वो लेता। अगर कोई मुझे कहे कि एक रॉड ना कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, तब तुम्हारी बात ठीक है। अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो टेंजेंशियल फोर्स भी जीरो होगा, तो सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, तब चल जाएगी, ठीक है। देखिए चीज़ें सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, आपको सही सवाल अपने से खुद से सही सवाल पूछना है, उसके हिसाब से सही जवाब चाहिए। अब जैसे ये कह रहा था कि एन वाई जो है एम जी के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर एन वाई एम जी के बराबर होना चाहिए फिर तो सेंटर ऑफ मास का वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। क्या ऐसा है? नहीं। तो लिंक है सब चीज़ें, अगर आप ठीक तरह से समझते जाओ तो आप बता पाओगे आप खुद ही कहाँ गलत कर रहे हो, ठीक है भाई।